कर लेता हूं। प्रोफेसर तनेजा, आपने रिजवी साहब को सुना, जनरल कटोच को सुना। वर्तमान की परिस्थितियों को इन दोनों के वक्तव्यों से देखा जाए तो दोनों ही पहलू बहुत हद तक डिटेल में समझ में आते हैं। एग्जैक्टली जियोपॉलिटिक्स कहां पर टिकी हुई है, इसमें तो साफ है कि सबके अपने अपने मतलब है, लेकिन इसमें से किसका कितना जायज मतलब दिखाई देता है और किसकी कितनी जायज परेशानी दिखाई देती है। नमस्कार आपको प्रवीण जी और सभी को पैनलिस्ट को भी। आपने जो क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि जायज कितना दिखता है और क्या दिखता है, मैं इसको इसी तरीके से रिफ्रेम करूंगी कि जब युद्ध की परिस्थिति होती है, जैसे कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो जायज और नाजायज का एक लिमिट तय करना ये बिल्कुल भी एक आम एकदम सामान्य काम नहीं होगा। जैसे कि जनरल कटोच ने कहा कि ये आज की लड़ाई नहीं है, ये 2000 साल से चली आ रही लड़ाई है। सर आपने कहा और अब अभी ईरान से भाई ने कहा कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। मैं इसमें आगे ये जोड़ूंगी कि ये सारी पेट्रो डॉलर की लड़ाई है। प्रवीण जी, इस बात को हमें समझना होगा कि बात सारी की सारी यहाँ आके रुकती है कि किसको कितना ऑयल पे कब्जा है, कितना वो ऑयल किस में डील हो रहा है, युआन में डील होगा कि वो डॉलर में डील होगा, उसकी आके सारी लड़ाई की बात चलती है। और जो ये इजराइल की लड़ाई भी थी, देखिए इजराइल के लिए ये अपनी एक्सिस्टेंशियल लड़ाई थी। वो बिल्कुल चाहता था हमास के ऊपर, जैसे उसने किया है, काफी हद तक उनको न्यूट्रलाइज कर रखा है। वो हिजबुल्ला के साथ भी ये चाहता था, कहीं ना कहीं नीचे हूतीज भी हैं, वो भी IRGC से फंड हो रहे हैं, ईरान से फंड हो रहे हैं, उनके लिए ये थी। लेकिन अमेरिका के लिए इतने समुद्र पार से यहाँ पर आना, ये बिल्कुल वेस्ट एशिया में अपना कब्जा बनाना, इसको अनस्टेबल रखना, तेल के ऊपर अपना कंट्रोल करना, जो इराक में वो करा उन्होंने, जो सीरिया में करा, ये उस तरीके का चलता आया है। लेकिन इस बार उनको वो सक्सेस नहीं मिला है, उन्होंने मुंह की खाई है। अगर हम इसको पैरेलल ड्रॉ करें तो 1919 में यही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, यही वर्साइल्स पैलेस था जिसमें ये ट्रीटी साइन हुई थी, जिससे अमेरिका वर्ल्ड पावर बना था। और मैं अब इसको ऐसे देख रही हूँ कि इतने सालों बाद, वो 30 जून थी, यहाँ पे जून ही के 10 दिन पहले, उसी आप इतने सालों के बाद वहीं वर्साइल्स में, मे बी दिस इज द बिगनिंग ऑफ द रिवर्सल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। वो जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड एस्टैब्लिश करके चलने की अमेरिका को आदत बन गई थी। आज मैं तो ये कहूंगी कि पर उपदेश वचन बहु तेरे, JD वांस आज ये बात समझा रहे हैं कि भैया हर लड़ाई, हर मुद्दा आपका लड़ाई से नहीं सुलझता है। तो ये बात तो आपको भी पहले अमेरिका को सोचनी चाहिए थी ना कि क्यों युद्ध स्टार्ट किया था, क्योंकि तब आपको लग रहा था कि वेनेजुएला की तरह, मुदारो की तरह वो इतना ही आसान होगा। उन्होंने तो अपना तेल पे कब्जाना था, आज वो पीस डील की तरह है। लेकिन आप इस पीस डील को भी समझो, कितना फ्रेजाइल है ये, कहां से आएंगे $300, कहां से ये फ्रोजन एसेट्स की बात हो रही है। अब मैं इसी से एंड करूंगी कि प्रवीण जी, इस बात को समझा जाए कि 20 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से होर्मुज से तेल गुजरता था, अगर हम 28 फरवरी से पहले का देखें, जिसमें ईरानियन तेल नहीं होता था क्योंकि वो सैंक्शन था, वो घोस्ट शिप्स के थ्रू, घोस्ट टैंकर्स के थ्रू, और या अपने रडार सैटेलाइट्स ऑफ करके वो निकलते थे। और अब जो स्थिति सामान्य होने की बात हो रही है, कल और आज के आंकड़े अगर हम देखें, 12.5 और 13, 13.5 के करीब कल और आज में रोज के हिसाब से इतने मिलियन बैरल्स निकला है, जिसमें तकरीबन 3.8 मिलियन बैरल्स ईरान का तेल है। तो ये आप समझिए कि जियोपॉलिटिक्स का जो क्वेश्चन था कि कैसे वर्ल्ड इक्वेशन चेंज हो गई है, कैसे आप खुले में ईरान अपने तेल का जो है, जिसकी आप बात कर रहे थे कि टेररिज्म फंडिंग की बात है, रशिया को लेकर ये बात है, तो यहाँ मैं नाजिर भाई से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ कि जो दोहरा चरित्र है कि आप ईरान को तो युद्ध वो खेलने दे रहे हो फीफा, रशिया के लिए नहीं, तो ये सब जो दोहरा चरित्र है ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है।